हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं आज का हमारा दूसरा क्लास, जो कि होने वाला है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। आज के क्लास में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के एलिमेंट्स और उससे रेलेवेंट हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे और चीज़ों को जानेंगे, जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स में आने वाले दिक्कत को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे आज के क्लास में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं और आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर इन फ्यूचर कोई क्वेरी होने वाली है, तो आप लोग उस क्वेरी को इस दिए हुए नंबर पे रिजॉल्व कर सकते हैं, टेक्स्ट करके या फिर कॉल करके। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की नोट्स की ज़रूरत हो या फिर आप लोग अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो या फिर जानकारी चाहिए हो, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप लोगों को क्लास से रेलेवेंट सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के बारे में भी अपडेट्स टाइम टू टाइम पे दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें फाइंड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे नेट वाला भैया एप्लीकेशन के नाम पे, जहां पर हमारे एप्लीकेशन पे अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है और आप अपने टारगेटेड एग्जामिनेशंस के हिसाब से खुद को अलग अलग कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं और अपने टारगेटेड एग्जाम्स को ऑन टाइम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा बेसिक सा इंफॉर्मेशन हमारे चैनल्स के लिए। इसके अलावा हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आज के हमारे क्लास पे। तो आज का क्लास, जैसा कि मैंने बताया था, होने वाला है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आज हम लोग हर एक चीज जानेंगे, हर एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे, हर एस्पेक्ट को अच्छे से समझेंगे और हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाएंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई? डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है लूका पेशोली के द्वारा दिए गए डेफिनेशन के साथ। लूका पेशोली को डबल एंट्री सिस्टम का जनक भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं से डबल एंट्री सिस्टम का शुरुआत हुआ था। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया कि डबल एंट्री अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ईच पार्टी इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विल रिसीव समथिंग एंड गिव समथिंग इन रिटर्न। हर एक पार्टी जो लेने वाला होता है और जो देने वाला होता है, दैट मीन्स कि जो दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है, उन दोनों लोगों के एक्सचेंज को लिखना ही डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसे दिया है लूका पेशोली ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इन बुक कीपिंग टर्म्स व्हाट इज रिसीव इज अ डेबिट एंड व्हाट इज गिवन इज अ क्रेडिट। तो बुक कीपिंग के सिस्टम में भी हम लोग यही करते थे कि जो चीजें हम लोगों को रिसीव होती थी उसका एंट्री करते थे और जो चीजें उसके बदले में दी जाती थी उसका एंट्री करते थे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज हम लोग रिसीव करेंगे उसे हम लोग डेबिट करेंगे और जो चीज हम लोग किसी को देंगे इन रिटर्न, उस चीज को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, द टी अकाउंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्केल और बैलेंस। तो टी अकाउंट के बारे में इन्होंने बताया था। टी अकाउंट क्या है? ये रहा हमारा टी अकाउंट। टी अकाउंट क्या होता है? इसमें दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में हर वो चीज जो हम लोग रिसीव करते हैं उसको डेबिट करते हैं और रिसीव करने के बदले में जो भी चीज हम लोग देते हैं, सामने वाले को गिव करते हैं, उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये है टी अकाउंट और इसी टी अकाउंट के बेसिस पे हमारा स्केल ऑफ बैलेंस जो है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होते हैं। अगर हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि हम लोग जो जिस भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए हैं उसको रिकॉर्ड करने में कहीं ना कहीं हम लोग एरर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डबल एंट्री सिस्टम है क्या, थोड़ा डेफिनेशन भी इसका देख लेते हैं और अलग क्या क्या लिखा हुआ है। A double entry accounting system refers to the bookkeeping method where two entries are made simultaneously. हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में जो एक ही तरफ का एंट्री करते थे,
तो हम लोग यहाँ डबल एंट्री सिस्टम पे दोनों तरफ का एंट्री करेंगे और साइमल्टेनियसली करेंगे, जस्ट एक के बाद एक, इन टू डिफरेंट अकाउंट्स। दो अलग अलग अकाउंट में हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली एंट्री करते हैं। वो क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग अ फर्म्स कैश फ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो किसी भी फर्म के कैश में होने वाले इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ये अकाउंट हमें बतलाता है इन डिटेल। इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस क्या है? टू टैली बोथ द अकाउंट्स एंड बैलेंस द क्रेडिट एंड द डेबिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको मैच करते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि जितना इनफ्लो हुआ है उतना ही आउटफ्लो भी हुआ है, और हमारा अकाउंट क्या हो जाता है? मैच कर जाता है। और मैच करने का मतलब क्या है? कि जो भी अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से सही है। ठीक है। दिस अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। और यही ट्रांजेक्शन्स के बेस पे क्योंकि सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है और बनाया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेस इन्हीं चीजों से होती है, और उसके फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस को भी हम लोग इसी चीज से जान सकते हैं। इन्हीं के बेसिस पे सारा चीज बनता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जिस हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम जर्नल के बुक पे लिखा जाता है, और वो बुक, जर्नल बुक पे जो जर्नल एंट्रीज होती है वो एक फॉर्मेट में होती है। वो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। वो फॉर्मेट कैसा होता है? उस फॉर्मेट के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा डेट लिखा हुआ होता है, फिर पर्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो दैट मीन्स होता है कि उसमें हम लोग पेज नंबर लिख करके रखते हैं कि किस पेज नंबर में किस अकाउंट का हम लोग लेजर क्रिएट करने वाले हैं या फिर किए हुए हैं, जिससे हम लोग उस ट्रांजेक्शन्स के रिलेवेंट अलग अलग अकाउंट्स को आसानी से फाइंड कर सके। फिर क्या है? हमारा डेबिट साइड का जो भी हम लोग रिसीव करते हैं उसको डेबिट साइड में अमाउंट लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में भी उसी अमाउंट को लिखते हैं। तो ये हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, जब भी हम लोग इस ट्रांजेक्शन को क्लोज करेंगे तो वो हम लोग को इक्वल मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग डेट लिख देंगे, पर्टिकुलर्स में हम लोग एंट्री पास करते हैं, लेजर फोलियो में नंबर लिखते हैं, पेज नंबर। डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड का अमाउंट इक्वल होता है। बीइंग, ये क्या होता है कि इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन होता है कि जिस भी चीज का हम लोग एंट्री करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लिख करके कर देते हैं, ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कि हम लोग ये एंट्री जो किए हुए हैं वो एंट्री क्यों किए हुए हैं। दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या चीज इनमें शामिल है, उन चीजों को एक एक करके देखते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो सबसे पहला चीज है वो क्या है? एवरी ट्रांजेक्शंस अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। जो भी ट्रांजेक्शंस हमारे बिजनेस में होती हैं, जिस भी ट्रांजेक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजेक्शंस एटलीस्ट दो अलग अलग अकाउंट को अफेक्ट करती हैं। हो सकता है कि वो दो से ज्यादा भी अकाउंट्स को इफेक्ट करे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो दो से कम अकाउंट को इफेक्ट कर रहा हो। अगर ऐसा है तो वो फिर डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होकर के वो सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिवीजन ऑफ अकाउंट इन टू पार्ट्स। टू पार्ट दैट मीन्स एक पार्ट होता है डेबिट का, एक पार्ट होता है क्रेडिट का। तो हमेशा किसी भी अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अमाउंट कॉलम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगेन सेम कि अमाउंट का कॉलम कितना होता है? एक डेबिट, ये रहा हमारा अमाउंट का कॉलम, एक है डेबिट अमाउंट का कॉलम, एक है क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। तो अमाउंट का कॉलम भी कितना पार्ट में होता है? दो पार्ट में होता है। ओके, डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का मीन क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट होने का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन दो अलग अलग अकाउंट को इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। जो भी रिकॉर्डिंग किए जाएंगे जर्नल के बुक पे, ठीक है, जिस भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा वो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग होगा। रूल क्या है? रूल के नाम पे हमारा गोल्डन रूल है,
जो कि 3 अलग अलग अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और रियल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या है। तो ये उसी रूल्स के बारे में बात कर रहा है कि उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन एक्ट एज अ बेस। इसका बेस क्या है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा, उसी कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन 2 स्टेजेस। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जिस भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो 2 स्टेज पे एटलीस्ट जरूर किया जाएगा। ये सारे क्या है, ये है हमारे डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी हो जाता है, जहां पर आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन दैट मीन्स कि कई बार होते हैं कि विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो यहां पर ज्यादा फंसने की चांसेस होती है। तो आप अपने एग्जामिनेशन पे ना फंसे, इसके लिए आप इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करने वाला है। फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं अकाउंट से क्लासिफिकेशन की, कि हम लोग जिस रूल्स, जिस रेगुलेशन और जिस प्रिंसिपल एस्पेक्ट के बारे में डबल एंट्री सिस्टम, अभी इसके पहले वाले स्लाइड पे जो हम लोग बात कर रहे थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, रूल्स के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में, है ना, कॉन्सेप्ट के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है, पहले अकाउंट्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटे हुए हैं। पहला पार्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा पार्ट है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट में हमारा क्या है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमारे पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट होंगे। हालांकि जब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे तो पर्सनल अकाउंट के लिए सिर्फ एक ही रूल होगा, लेकिन पर्सनल अकाउंट को जो 3 अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, 3 अलग अलग तरीके से, ये आपकी एग्जामिनेशंस के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इन तीनों चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में 3 चीज क्या क्या है, पर्सनल अकाउंट में पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन सब को पहले समझ लेते हैं, फिर इसके रूल्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद इसके इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन्स का मतलब क्या हो गया, नेचुरल पर्सन अकाउंट दैट मीन्स ऑल द अकाउंट जिसमें हम और आप जैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, आप हैं, आपके बाकी के दोस्त हैं, आपसे रिलेवेंट अलग अलग लोग हैं, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान क्या होता है, वो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, और उससे रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन्स को इसी के अंदर रिकॉर्ड भी किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन वैसे पर्सन होते हैं जिसको बाय लॉ क्रिएट किया जाता है, लाइक कि किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सारा नाम क्या है, बाय एक्ट क्रिएट किया गया है, तो हम लोग इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन वाले सारे ग्रुप्स को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारा चीज दिया हुआ है कि बैंक ऑफ इंडिया है ना, राधिका स्पोर्ट्स क्लब है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सारा चीज। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन पे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, जो रिप्रेजेंट करता है। ओके, रिप्रेजेंट क्या करता है, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम, रेवेन्यू रिकवर्ड, सॉरी एक्वर्ड इनकम। ठीक है, ये सारे वो चीजें हैं जो हुए नहीं है ना, एट द प्रेजेंट टाइम नहीं हो रहा है, ये या तो हो चुके हैं या फिर ये होने वाले हैं। तो क्योंकि ये होने वाले हैं या फिर ये हो चुके हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ये सारी चीजें किस लिए हो रहे हैं, ये सारी चीजें तो आप ही के लिए हो रहे हैं, तो इसलिए ही इसको रिप्रेजेंटेटिव
और पर्सनल अकाउंट भी साथ में कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट्स पे। तो इम्पर्सनल अकाउंट के नाम पे हमारे पास दो अकाउंट है, एक है पहला रियल अकाउंट और है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हम लोग टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। टैंजिबल और इनटैंजिबल क्या होता है? टैंजिबल जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और इनटैंजिबल क्या होता है? जिसका अपना खुद का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट फिर भी वो एसेट्स के तरह ट्रीट किया जाता है, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया इनटेंजिबल एसेट्स, और जिसका अपना एक खुद का फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव फिजिकल प्रेजेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं टैंजिबल रियल एसेट्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट में हमारा खर्चा और हमारा इनकम आ जाएगा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। ठीक है, हाँ, तो यहां पर दो चीज लिखा हुआ है, एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन। इनकम और एक्सपेंस आप लोगों को तो पता होगा कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। लॉस और गेन के का क्या कहानी है कि लॉस और गेन क्या होता है? लॉस और गेन ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। लाइक कि एक्सपेंस और इनकम जैसे आपको समझ में आ रहा है कि खर्च होता है और इनकम होता है, लॉस और गेन का मतलब भी सिमिलर ही है कि लॉस का मतलब भी खर्च होता है, गेन का मतलब इनकम होता है। लेकिन ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको बहुत भारी पड़ने वाला है अगर अभी तक आप इसको इस तरह से ही समझते आ रहे हैं तो। ठीक है, लॉस का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आप लोग किसी भी तरह का चीज रिस्क लेकर के, रिस्क में इन्वॉल्व होकर के अगर आप उसको खो देते हैं तो वो आपका एक लॉस हो जाता है। पर जब हम लोग बात करते हैं गेन की, तो गेन एक ऐसा इनकम है जिसके लिए आप किसी भी तरह का एफर्ट नहीं लगाए हुए रहते हैं, या फिर इसके लिए कह सकते हैं कि कोई भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की हुई होती है। अगर किसी भी तरह की बिना एक्टिविटी परफॉर्म किए आप लोग किसी भी तरह का इनकम होता है तो उस इनकम को हम लोग गेन कहते हैं। ठीक है, लाइक कि अगर आपके पास आपका घर है, आपके घर का वैल्यू जो है हर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपके घर के वैल्यू का जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उससे जो इनकम जनरेट होगा वो होगा आपका गेन। आपके घर पे अगर कोई ज्वेलरी पड़ी हुई है तो वो ज्वेलरी का भी जो अमाउंट है उसमें इंक्रीमेंट हर दिन होता जा रहा है। तो वो इंक्रीमेंट जो हो रहा है उस पर आपका कोई एफर्ट नहीं है, कोई एक्टिविटी उसके लिए आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वैसे बिना एक्टिविटी परफॉर्म किए हुए वैल्यू इंक्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गेन। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी जिन तीन अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे यहां पर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा अकाउंट, ये हमारा तीसरा अकाउंट। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग यहां पर बात करना है। तो ये तीनों के रूल्स जो है वो रूल्स कहलाते हैं गोल्डन रूल्स। ठीक है, तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं और उन तीनों तरह के अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं उस रूल को कहते हैं हम लोग गोल्डन रूल, और इन्हीं रूल के बेसिस पे हमारा हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। तो रूल क्या है? रूल सिंपल सा है, रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो भी चीजें हमारे पास आएंगी हम उसको डेबिट करेंगे, जो भी चीजें हमारे पास से जाने वाली है हम उसको क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? जो इंसान रिसीव करने वाला होता है उस इंसान को डेबिट करते हैं, जो इंसान देने वाला होता है उस इंसान को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में सिंपल कि सारे खर्चे को और लॉसेस को हम लोग डेबिट कर लेते हैं, और जिस भी तरह का हम लोग का इनकम होता है या फिर हम लोग को गेन होता है उन सारी चीजों को हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं। आई होप कि ये चीज आप लोग पहले भी अच्छे से पढ़े हुए होंगे और आपको ये बात पता होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग सारे अकाउंटिंग्स को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में कई बार हम लोगों को डिफिकल्टी आती है। और जब आपको ये रूल्स याद ना आए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो और आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो तो आप बहुत से कॉमन चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इन सारे रूल्स के
बेसिस पे एक ट्रिक और टिप्स बनाए हुए हैं जिससे आप किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स को करने में मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे और अपने किसी भी ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। बाकायदा कि आपको ये रूल थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। अगर आप ये रूल समझ गए तो ये आपको आपके उस टाइम पे काम आने वाला है जब आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में होते हैं और आप छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। तो रूल्स क्या है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, टिप एंड ट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो आपके लिए जो टिप्स है वो है लाइबिलिटी, आई से इनकम, सी से कैपिटल। आप इन तीनों चीजों को याद रखेंगे और इक्विटी एक्सपेंसेस और एसेट्स को याद रखेंगे। इन 5 चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आपके ऑलमोस्ट सारे ही ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड हो जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की गलती आपसे नहीं होने वाली है, चाहे आपको ये गोल्डन रूल्स याद हो या फिर आप इस गोल्डन रूल्स को एट द एग्जामिनेशन भूल गए हो। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या है कि हम लोग 5 चीजों को लिए हुए हैं। क्या क्या लिए हुए हैं? लाइबिलिटी को लिए हुए हैं, इनकम को लिए हुए हैं, कैपिटल को लिए हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे राइट हैंड साइड पे क्या लिए हुए हैं? एक्सपेंसेस को और एसेट्स को। अगर हम लोग इन दो 5 चीजों को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें तो हम लोग देखते हैं कि हमारे लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट होता है तो उस इंक्रीमेंट को हम लोग क्रेडिट अकाउंट पे पोस्ट कर देते हैं। अगर इन तीनों चीजों में किसी भी तरह का डाउनफॉल आता है या फिर वो घट जाता है तो हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं। ये जो एरो दिया हुआ है ये उसी चीज को डिनोट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट हमारा किसी भी तरह का जो एक्सपेंस है या फिर हमारा एसेट्स है वो इंक्रीज करेगा तो हम लोग उसको डेबिट कर लेंगे और अगर वो डिक्रीज करेगा तो हम लोग उसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, एक और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इन चीजों में क्या क्या चीज को इन्वॉल्व किया जाता है। तो लाइबिलिटीज में ऐसा तो आप लोगों को पता होगा लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है? लाइबिलिटीज में आ जाता है लोन किसी भी तरह का, है ना, डेब्ट्स आ जाता है, ये वेजेस इसमें नहीं होगा, पेमेंट भी नहीं होगा, क्रेडिटर्स, लोन, है ना, आउटस्टैंडिंग, ये सब सारे क्या हो गया? हमारे लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। ठीक है, इनकम में क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, सैलरी अगर रिसीव कर रहे हैं तो हो जाएगा, अगर पे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस में चला जाएगा। किसी भी तरह का रिसीव, अच्छा सैलरी रिसीव एक साथ लिखा हुआ है तो अगर आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम है, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और कैपिटल जो कि हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है? रेंट हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, किसी भी सामान अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो परचेज हो जाएगा, वेजेज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी और कई सारे खर्चे जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं तो वो सारे खर्चे हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस वाले पार्ट पे आ जाएंगे। और एसेट्स में क्या आ जाएगा? एसेट्स में हमारा टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही आ जाएगा जो कि हम लोग रियल अकाउंट में देखे थे। यहाँ पर ये रहा हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में जितने भी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पे एसेट्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को क्या करना है? 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला पार्ट क्या होगा? लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। दूसरा पार्ट क्या होगा? सारा एक्सपेंसेस और एसेट्स। ठीक है, अगर इधर वाला पार्ट में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, अगर किसी भी तरह का डिक्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। और इस साइड में जस्ट अपोजिट होता है कि किसी भी तरह का एक्सपेंस या फिर एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं और किसी भी तरह का उस पर डिक्रीमेंट आता है तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख भी दिए हुए हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि एसेट्स अकाउंट क्या होगा? जब इंक्रीज होगा तो हम लोग एसेट्स अकाउंट क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे कब? जब हम वो इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी अकाउंट क्या होगा? अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा और अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा और अगर इंक्रीज किया तो क्रेडिट हो जाएगा। इनकम, इसको रेवेन्यू अकाउंट भी कहते हैं, तो इनकम एंड रेवेन्यू अकाउंट अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट और इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। एक्सपेंडिचर
जिसमें लॉस भी था शामिल। वो क्या था, अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट की तरफ हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, ऑल राइट। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हर एक चीज का जो होता है वो दो एस्पेक्ट होता है। वो हम लोग को एडवांटेज भी होता है हमारे लिए, और उसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या एडवांटेजेस है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके डिसएडवांटेज को भी देख लेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, हमारा एडवांटेज है पहला कि ये फाइंड करता है एक्यूरेट एंड फेयर पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये एक्यूरेट और फेयर पोजीशन को फाइंड आउट करने में हमारा हेल्प करता है। कौन, डबल एंट्री सिस्टम। ओके, ठीक है। और क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट को फिजिबल बनाए रखता है। इसमें किसी भी तरह की जो परेशानी हम लोग को सिंगल एंट्री सिस्टम में हो रही थी, वो परेशानी से हम लोग को ये दूर रखता है। क्या है, एफर्टलेस अप्रोचेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है, हम लोग को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारे ट्रिक एंड ट्रिप्स वाले रूल को अप्लाई कर देते हैं, या फिर गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, और उससे रिलेवेंट जितने भी चीजें होती है वो उस पर हम लोग को ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, और सारी चीजें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सारा कुछ बनता चला जाता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग अपने उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम लोग बिजनेस के हर एक चीज को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका क्या है, रेटरेटिव स्टडी अप्रोच, फिर है डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन, एंट्रीज, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, फाइंड एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट बनता चला जाता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट बनाते हैं, और वो अकाउंट कहाँ से आता है, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही पूरे तरह से होता है। तो सबसे पहला जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट बनता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस या फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए जो अकाउंट क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट, उस वहां से पता चलता है, और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज माना जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं हम लोग इसी में। अगर हमारे दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल नहीं है तो वो एरर माना जाता है, और अगर हमारा दोनों तरफ का बैलेंस सिमिलर है, दैट मीन्स कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर बैलेंस्ड है, तो वो हमारा एक्यूरेसी चेकर के तौर पे भी काम करता है। इसके अलावा क्या है, कंट्रोल ओवर फंड्स। ये हमारे अपने फंड्स में भी कंट्रोल करने के लिए हमें मदद करता है, क्योंकि अगर सारे इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम लोग एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और ये क्योंकि हम लोगों को सारा इंफॉर्मेशन इन डिटेल देता है, तो हम लोग अपने फंड्स के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके हम लोग डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स थ्रू नॉलेज। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग बुक कीपिंग में सिंगल एंट्री सिस्टम से भी काम चला ले रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग उस तरीके से काम नहीं चला सकते। हर एक अकाउंट क्योंकि दूसरे अकाउंट को इफेक्ट पहुंचा रहा होता है, तो हम लोग को एक रिक्वायर्ड नॉलेज की जरूरत होती है कि किस अकाउंट का इफेक्ट किन किन अकाउंट्स पे पड़ रहा है। तो बिना मतलब बिना अच्छे इंफॉर्मेशन के हम लोग इसको डील नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अकाउंटिंग वर्क। हमारे क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम पे, तो वो हमारे अकाउंटिंग वर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड रखना होता है, और ये रिकॉर्ड अगर हर ट्रांजेक्शन का सिस्टमैटिक वे से करें तो ये हमारा बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जो कि हमारे अकाउंटिंग के काम को बढ़ा देता है। ठीक है, रिकॉर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। इसमें क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है सिर्फ उसी का रिकॉर्डिंग किया जाता है, एट द प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। उसका रिकॉर्डिंग तब किया जाता है जब वो इवेंट अकर हो रहा हो, और जिस टाइम पे वो अकर हो रहा हो उसी टाइम के वैल्यू के साथ उसको उसकी ट्रांजेक्शन्स को पास कर दी जाती है। ठीक है, सो दैट इज डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि ये हिस्टोरिकल के बेसिस पे अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ओनली रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड कर सकता है, ये
नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज और इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि ये रिकॉर्ड कर सकता है सिर्फ उन चीज़ों को, जैसे कि हम लोग पहले भी बात किए हुए थे कि सिर्फ ये उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, और अगर हम लोग उसको कैश के फॉर्म पे मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसको हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हम लोग बात किए हैं डबल एंट्री सिस्टम के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा ना लगा हो या फिर किसी तरह की कमी लगी हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, जिससे हम लोग आने वाले अगले क्लास में इम्प्रूवमेंट के साथ लेकर के आ सके और उस कमी को भी दूर कर सके। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।